ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और अब वक्त जनहित का है। जनहित में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के नेशनल रिकॉर्ड की। नरेंद्र मोदी नेहरू को पीछे छोड़कर आज देश के सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज क्या नई लकीर खींची और क्या क्या टारगेट सेट किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दिखाएंगे आपको, साथ ही सुनाएंगे भी। अब वो खबरें जो जनहित में अगले 1 घंटे में आप देखने वाले हैं। आज की ब्रेकिंग स्टोरी में आपको दिखाएंगे नेहरू से आगे मोदी बने पीएम नंबर 1। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद आज भारत मंडपम में क्या क्या हुआ है, बस थोड़ी ही देर में आपको हम बताने वाले हैं। बिग स्टोरी में आपको दिखाएंगे गवाया कोलकाता, क्या होगा ममता का नया पता, क्या टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की पहचान बदलने वाली है, क्या 28 साल बाद दीदी फिर से कांग्रेस का हाथ थामने वाली हैं। जनहित में आज की सबसे बड़ी सियासी खबर आपको दिखाने वाले हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरी में आपको दिखाएंगे बंगाल में अब असली खेला, क्या होगा नया झमेला। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को क्या ऑफर दिया है, इसके बदले में दीदी ने क्या क्या शर्तें रखी हैं। बेहद दिलचस्प कहानी है, बस थोड़ी देर में आपके सामने रखने वाले हैं। और स्पेशल स्टोरी में रात 9:30 बजे आप देखेंगे ट्रंप का गुड बाय, ईरान से भय खाए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि डील करते करते ट्रंप अचानक से युद्ध करने लग गए। जनहित स्पेशल में ये पूरी खबर आपको हम दिखाने वाले हैं। लेकिन जनहित में आज की लीड स्टोरी है नेहरू से आगे मोदी। देश की राजनीति में आज का दिन विशेष है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से एक दिन आगे निकल गए हैं। और अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की मीटिंग में 2047 के टारगेट को फिर से दोहराया। सबसे पहले 12 साल पर प्रधानमंत्री की 12 बड़ी बातें आप जान लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज कहा एनडीए ने जनता के भरोसे को मजबूत किया है। जब सही सरकार चलती है तो विकास होता है। 2014 में एनडीए सरकार आने पर भाग्य बदला। हमारी सरकार ने नई सोच से नए फैसले लिए हैं। कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट में बड़ा अंतर है। आज भारत हर हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार है। 2047 का लक्ष्य पाने के लिए स्पीड बढ़ानी होगी। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में सफर करेंगे। अब न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य हासिल करना है। भारत को दुनिया से एक कदम आगे रहना है। भारत को हर संभावना का पूरा फायदा उठाना है। मैं बार बार कहता हूं, यही समय है और सही समय है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ा पाने के लिए देश को बड़ा सोचना भी होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी चुन चुन कर हमले किए। उन्होंने कांग्रेस को हीन भावना की शिकार, एक नकारात्मक पार्टी बताया। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देखिए, कांग्रेस पर कटाक्ष के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए विकास की स्पीड को बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने आने वाले समय को संभावनाओं से भरा हुआ बताया। पिछले 12 वर्षों में देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि आगे की ओर रखनी है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब यह होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स
ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं, जो नरेंद्र मोदी के पीएम नंबर 1 बनने की है। वैसे तो देखिए, समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से मोदी और नेहरू की तुलना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस रिकॉर्ड को बड़े दिन के तौर पर सेलिब्रेट किया है। इसीलिए विपक्ष ने भी अपनी सियासी ड्यूटी निभाते हुए मोदी को नेहरू की तुलना में कमतर बताया है। नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, तब नरेंद्र मोदी का जन्म नहीं हुआ था। नेहरू 1952 में पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने, तब नरेंद्र मोदी 2 साल के थे। 27 मई 1964 में प्रधानमंत्री पद पर नेहरू का आखिरी दिन था और तब नरेंद्र मोदी 14 साल के थे, वोट देने के पात्र भी नहीं हुए थे। लेकिन राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक प्रतिद्वंद्विता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेहरू हमेशा आमने सामने खड़े किए जाते हैं। ये डिबेट इन दोनों के कार्यकाल जितनी ही लंबी है कि देश के लिए नेहरू मॉडल सही था या मोदी मॉडल सही है। बीसियों तरह की तुलनाएं होती हैं। केस स्टडी के तौर पर इसमें पीओके भी इंपॉर्टेंट है। भारत के कश्मीर का दूसरा हिस्सा यानी कि पीओके, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, एक बार फिर से वो सुलग रहा है। बगावत जोर पकड़ती जा रही है, गोलियां तक चल रही हैं। एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हुई है कि क्या पीओके को पाकिस्तान से छुड़ाने का यही समय है। प्रधानमंत्री मोदी घोषित रूप से कह चुके हैं कि पीओके नेहरू की भूल का नतीजा है और उसे सुधारना है। क्योंकि मोदी ऐसा कहते रहे हैं, इसीलिए देश भी ये मानता है कि पीओके को सिर्फ मोदी ही पाकिस्तान से छुड़ा सकते हैं। सवाल बस ये है कि आखिर कब। पहले आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने के और प्रधानमंत्री नेहरू को पीछे छोड़ देने के आखिर मायने क्या हैं। देखिए, नेहरू 4 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 1947 में सिलेक्टेड थे, इसके बाद 3 बार इलेक्टेड थे, यानी चुनाव लड़कर चुने गए। 1952 में, फिर 57 में, उसके बाद फिर 62 में, फिर 1964 में अपने निधन तक नेहरू 4358 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पद पर बने रहे। ये रिकॉर्ड आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के आज निर्वाचित कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो चुके हैं। मोदी भी 3 बार के इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, पहले 2014 में, फिर 2019 और फिर 2024 में। आपको लगातार कार्यकाल के हिसाब से प्रधानमंत्रियों के कद का एक और कटआउट दिखाते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी का कद 4399 दिनों के निरंतर कार्यकाल से सबसे ऊंचा हो गया है। दूसरे नंबर पर 4398 दिनों के साथ नेहरू हैं। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं, जो 4078 दिन लगातार प्रधानमंत्री बनी रही। चौथे नंबर पर हैं मनमोहन सिंह, जो 2 कार्यकाल में 3657 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। अब 5वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, जो 2257 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। और 6ठे नंबर पर राजीव गांधी, जो 1859 दिन लगातार प्रधानमंत्री रहे। और अब पीएम मोदी के इस रिकॉर्ड का सेलिब्रेशन आप देख लीजिए। आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर, तालियां बजाकर प्रधानमंत्री को उनके सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड के लिए बधाइयां दी। आज भारत मंडपम में एनडीए की बैठक हुई। एनडीए ने भी प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। इसके बाद यह रणनीति बनी कि सरकार और एनडीए की कामयाबी के इस मोदी मॉडल को कैसे और आगे तक ले जाना है। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रधानमंत्री की किसी तस्वीर में कोई संदेश ना छिपा हो। भारत मंडपम में टी ब्रेक के दौरान बंगाल के सीएम ने प्रधानमंत्री को झालमुड़ी बनाकर दी और मोदी ने जब झालमुड़ी अपने सहयोगियों में बांटी, तो इसमें भी सियासी विरोधियों के लिए आने वाले दिनों का एक झन्नाटेदार मैसेज छिपा था। लेकिन अब आप नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रिकॉर्ड का नेशन वाइड सेलिब्रेशन देख लीजिए। बीजेपी ने आज का दिन प्रधानमंत्री के नाम कर दिया। देश भर के तमाम मंदिरों में जाकर पार्टी के छोटे बड़े हर नेता ने पूजा अर्चना की। प्रार्थना की गई कि मोदी हमेशा सफल रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े। मोदी जी सब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरे देश भर में देश के 140 करोड़ लोग सब अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की, स्वस्थ जीवन की, कर्मशील जीवन की कामना कर रहे हैं। आज वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आज इन्होंने पूरा किया है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए। 12 साल के इन 4,399 दिनों के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मोदी भारतीय राजनीति के शिखर पर हैं। इन 12 साल में उन्होंने न सिर्फ देश की आर्थिक नीति, विदेश नीति, सामरिक नीति, बल्कि राजनीति की धुरी भी पूरी तरह से बदल कर रख दी है। मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अप्रूवल रेटिंग 70% है। मोदी इकलौते नेता हैं जिन्हें 32 देशों के सर्वोच्च सम्मान हासिल है। मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना। मोदी के दौर में बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी। इन 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी का नाम न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी ब्रांड मोदी बना। देश में भी एक ट्रेंड बना कि मोदी मतलब गारंटी। 2014 में देश के 5 राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी। अब मोदी गारंटी के दम पर 22 राज्यों में सरकारें हैं। सवाल आता है कि मोदी की तुलना नेहरू से ही आखिर क्यों? तो मोटे तौर पर इसकी पहली वजह यही दिखती है कि सबसे लंबे कार्यकाल इन्हीं दोनों के नाम रहे, जिन्होंने देश को एक टर्निंग पॉइंट दिए हैं। दूसरी बड़ी वजह मोदी का स्पष्ट मत है कि पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने बहुत लचर, कमजोर, उलझी हुई और समझौतावादी नीतियों पर देश की नींव रखी। चीन, पाकिस्तान के फ्रंट पर या फिर यूएनएससी पर नेहरू डिफेंसिव नहीं होते तो देश की कई समस्याओं पर देश 7 दशक बाद भी जूझता नहीं दिखता। नेहरू मॉडल और मोदी मॉडल में सबसे बड़ी तुलना पाकिस्तान और उसके कब्जे वाली कश्मीर यानी पीओके को लेकर होती है। 1947-48 में पाकिस्तान से जंग में पीओके पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। मोदी का मत है कि कश्मीर मामला सरदार पटेल देखते तो ऐसा नहीं हो पाता। 1948 में नेहरू ने युद्ध विराम स्वीकार लिया, मामला खुद यूएन लेकर गए। मोदी मानते हैं पीओके को अंतर्राष्ट्रीय विवाद बनाना नेहरू की एक बहुत बड़ी भूल थी। नेहरू ने कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग मान ली थी, हालांकि ये नहीं हुआ। मोदी का मत है नेहरू को स्पष्ट रहना था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। नेहरू के दौर में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। मोदी ने इसे हमेशा अलगाववाद की धारा माना। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। नेहरू पर आरोप लगता है कि पीओके जैसी ही लचर नीति उनकी चीन को लेकर भी थी, जिसकी वजह से एलएसी पर आज भी चीन से विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर मोदी के फैसले से ही 3 बार भारत ने कड़ा जवाब दिया। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, फिर 2019 में एयर स्ट्राइक और फिर 2025 में पहलगाम के बदले ऑपरेशन सिंदूर। तीनों ऑपरेशन से यह भरोसा मजबूत हुआ कि जो नेहरू नहीं कर पाए वो मोदी ही करेंगे। पीओके वापस भारत से जुड़ेगा तो मोदी ही ऐसा कर पाएंगे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर रोकने की बजाय पीओके वापस क्यों नहीं लिया? विपक्ष जब बार बार ये सवाल पूछ रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया था, आज आपको वो भी फिर से सुनना चाहिए। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जब भी
मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने और नया रिकॉर्ड बनाने पर क्या क्या कहा है वो भी जान लीजिए। विपक्ष ने 12 साल पर 12 सवाल उठाए हैं कि रोजगार की क्यों कमी है, महंगाई कब रुकेगी, सवाल पूछा कि नोटबंदी से आखिर देश को क्या मिला, आर्थिक संकट क्यों बना हुआ है, किसान कब खुश होगा, आतंकवाद क्यों नहीं रुका, सीबीआई ईडी विपक्ष के पीछे ही आखिर क्यों पड़े हैं, संस्थाएं आखिर कितनी स्वतंत्र हैं, पेपर लीक कब रुकेगा, जातीय जनगणना पर भी सवाल पूछा गया कि कब होगी, चुनाव आयोग निष्पक्ष क्यों नहीं, और चीन पाकिस्तान नीति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं गया है मोदी जी का और अमित शाह जी का कि उस दिन उन्होंने बेईमानी नहीं की है। एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या विकसित भारत की व्याख्या है ये नहीं बताते आप। नया रिकॉर्ड तो बताया ना, तोड़ेंगे नफरत फैलाने का। जो नफरत फैल रही है भाजपा के मंत्रियों द्वारा आए दिन हम देख रहे हैं, आप और हम किस तरह से हो रहे हैं। देश को बर्बाद किसने किया? तो लॉन्गेस्ट हैं तो सबसे ज्यादा बर्बाद किया, और आगे रहेंगे तो और बर्बाद कर देंगे। भारत को ऊंचाइयों पर जो पंडित नेहरू ने ले गए, उसका मुकाबला वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से नहीं हो सकता। जनहित में अब आज की दूसरी बड़ी सियासी खबर। पश्चिम बंगाल में अब असली खेला शुरू हो चुका है। टीएमसी की हार और पार्टी के बंटाधार के बाद ममता बनर्जी के सामने वजूद बचाने की चुनौती आन पड़ी है। ऐसे में खबर है कि उनकी पार्टी टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि खुद सोनिया गांधी ने ममता को विलय का प्रस्ताव दिया है, जिस पर अब दीदी को फैसला लेना है। लेकिन सवाल बड़ा यहां पर यह है कि क्या ममता बनर्जी के पास टीएमसी का मालिकाना हक बच पाएगा, क्योंकि बंगाल में 2/3 से ज्यादा विधायक पार्टी से निकाले गए। ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता मान चुके हैं, जबकि दिल्ली में भी 2/3 लोकसभा सांसदों ने स्पीकर से अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। ऐसे में अब सवाल यहां यह कि ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा? क्या वो सोनिया गांधी के इस ऑफर को मंजूर करेंगी? सबसे बड़ा सवाल इससे जुड़ा यह कि क्या 2/3 विधायक और लोकसभा सांसद टीएमसी के कांग्रेस में विलय की मंजूरी देंगे? कुल मिलाकर टीएमसी के अंदर तूफान मचा हुआ है। सोनिया गांधी ने दीदी के रेस्क्यू का बीड़ा उठा लिया है। इस बीच बागी लोकसभा सांसदों की लिस्ट भी आ गई है, जिसमें वो 3 नाम भी शामिल हैं जो कल तक ममता बनर्जी के वफादारों में शुमार थे। सबसे चौंकाने वाला नाम सायोनी घोष का है। देखिए, जादवपुर से लोकसभा सांसद सायोनी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक थी। ममता बनर्जी के कसीदे पढ़ती नहीं थकती थी, लेकिन 4 मई के रिजल्ट का ऐसा साइड इफेक्ट हुआ कि सायोनी ने भी अपना पाला बदल लिया है। टीएमसी के 19 बागी लोकसभा सांसदों की सूची में बहरामपुर से सांसद और पूर्व क्रिकेट यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। वो पठान जिन्हें जिताने के लिए ममता ने 2024 में खुद मोर्चा संभाल लिया था और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हराकर ही दम लिया था। टीएमसी के बागी लोकसभा सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है। शत्रुघ्न आसनसोल से सांसद हैं। तीनों नेता कल तक कैसे दीदी की शान में तराने गा रहे थे, आपको सुनाते हैं। मुझको तृणमूल में जो स्कोप मिला है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जो सपोर्ट मिला है, जो प्यार मिला है, नेतृत्व ने मुझ पे विश्वास रखा है, मैं अपना बोल सकती हूँ कि आई हैव नेवर फेल्ट इट दैट वे। तो ममता बनर्जी के सैनिक हैं, तो ये लाजिम सी बात है कि हम किसी से डरते नहीं हैं। छेड़ दे नौकाया में जब मदीना, छेड़ दे नौकाया में जब मदीना। पश्चिम बंगाल में करारी हार और पार्टी में मची तकरार के बाद क्या ममता बनर्जी की घर वापसी होने वाली है? घर वापसी यानी कि कांग्रेस में वापसी।
बागियों की चुनौती के बाद क्या दीदी खुद ही तृणमूल कांग्रेस के वजूद को मिटा देंगी? क्या वाकई 28 साल बाद ममता बनर्जी फिर से कांग्रेस की होने जा रही है? क्या दीदी ने पश्चिम बंगाल में जिस कांग्रेस का अस्तित्व करीब करीब मिटा दिया था, अब वो उसी कांग्रेस के सहारे अपना और अपने भतीजे का भविष्य संवारेंगी? दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आज हर जुबान पर यही एक सवाल है, क्या वाकई दीदी की घर वापसी होने वाली है? क्योंकि कल उन्होंने लगातार दूसरे दिन सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो आज उनके भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी भी 10 जनपद पर पहुंचे हुए थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से करीब करीब 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान अभिषेक के साथ राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी मौजूद रहे। पिछले 24 घंटे में इन दोनों अहम मुलाकातों के बाद कांग्रेस में टीएमसी के विलय की चर्चा उफान पर है। क्या ये बंगाल में बीजेपी की प्रचंड विजय का असर है, जो टीएमसी के कांग्रेस में विलय की खबरें कुलांचे मार रही हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल में किसी नई पार्टी का उदय बरसों से जमी हुई पार्टी के अस्त की वजह बनता है। एक तो विधानसभा चुनाव में टीएमसी की बुरी हार और ऊपर से 2/3 से ज्यादा विधायक और सांसद बगावत पर उतर आए। ऐसे में मुमकिन है कि ममता बनर्जी सियासी सफर में कोई नई मंजिल तलाश रही हो। अब सवाल यहां यह भी कि अगर कांग्रेस में टीएमसी का विलय हो गया तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इस पर भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, सूत्र इसे लेकर यह बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने खुद ममता बनर्जी को कांग्रेस में टीएमसी के विलय का ऑफर दिया है। सोनिया ने ममता से कहा है कि टीएमसी पर बीजेपी के राजनीतिक हमले को देखते हुए उन्हें अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, वरना आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी उन्हें भी इसी तरह तंग करती रहेगी। चूंकि टीएमसी के अंदर भी अभिषेक बनर्जी से नाराजगी चरम पर है, तो ऐसे में ममता के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। ऐसे में सोनिया ने उन्हें इस विलय का सुझाव दिया। सूत्र इसे लेकर यह भी बता रहे हैं कि सोनिया के इस प्रस्ताव पर विचार के लिए ममता ने थोड़ा समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक विलय के बाद कांग्रेस ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को महासचिव और दोनों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल करने का भी वादा किया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के सामने ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजने और उन्हें संसद के उच्च सदन में नेता विपक्ष बनाने की मांग रखी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रस्ताव पर कांग्रेस और टीएमसी क्या फैसले लेती है। फिलहाल ममता बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी हैं, लेकिन विलय की अटकलों पर पूरी तरीके से खामोशी है। दीदी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का भी कोई जवाब नहीं दिया और सीधे घर के लिए निकल गई। लेकिन कांग्रेस में टीएमसी के विलय की खबर पर सियासी हंगामा किस कदर मचा हुआ है, आप जरा वो देखिए। जो भी पार्टियां कांग्रेस से निकल कर गई हैं, उनको सबको एक हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का पूर्व इतिहास रहा है कि जिस पे कांग्रेस पार्टी हाथ रखती है उस पार्टी का सर्वनाश करती है। सोनिया जी कांग्रेस का लीडर है, ममता जी हमारा लीडर है, राहुल जी उनका लीडर है, अभिषेक हमारा लीडर है। क्या मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में लौट जाती हैं तो अपनी 28 साल पुरानी पार्टी टीएमसी का अपनी पहली और देश के सबसे पुरानी पार्टी में विलय करती हैं, तो ये एक चक्र पूरा होगा। देखिए, ममता बनर्जी ने 70 के दशक में कांग्रेस की छात्र राजनीति से अपना सियासी सफर शुरू किया था। 1984 में पहली बार कांग्रेस से लोकसभा की सांसद बनी। 1 जनवरी 1998 में ममता ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। 1998, 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से गठजोड़ किया। 2001 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी से हाथ मिलाया। 2009 जब लोकसभा चुनाव में ममता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठजोड़ कर पहली बार सरकार बनाई। फिर 2016, 2021 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर सरकार बनाने में कामयाब रही। 2014, 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी अकेले लड़ी।
2026 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में लौट जाती हैं, तो वो ऐसी इकलौती नेता नहीं होंगी जो कांग्रेस छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापस लौट रही हैं। उनसे पहले ए.के. एंटनी, एन.डी. तिवारी, प्रणब मुखर्जी और पी. चिदंबरम जैसे दिग्गजों ने भी कांग्रेस से अलग होकर पहले पार्टी बनाई और वापस फिर कांग्रेस में लौट आए। और देखिए, टीएमसी में टूट फूट और विद्रोह इस वक्त चरम पर है। आज ही सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और टीएमसी से इस्तीफा दिया है। उनसे पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने भी राज्यसभा और पार्टी से त्यागपत्र अपना दे दिया था। 19 लोकसभा सांसद बागी बन चुके हैं, जबकि टीएमसी के 3/4 विधायक भी ममता बनर्जी से अपनी अलग राह पकड़ चुके हैं। अब ताजा विद्रोह सुष्मिता देव का है, जो कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुई थी। उन्होंने आज ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। ऐसे में सुष्मिता के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी इस वक्त काफी तेज हो गई हैं। सोच समझ के ये निर्णय लिया है, क्योंकि मेरी राजनीति आसाम में है। तो अगर भविष्य में मुझे चुनाव लड़ना है या काम करना है लोगों के लिए, बंगाल में मेरे लिए राजनीतिक वो जगह नहीं है। तो आसाम की राजनीति को सामने, राजनीति करने की जो इच्छा है मेरी, उसको सामने रखकर मैंने ये व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक कारणों के लिए ये डिसीजन लिया है। क्या ये पहले से आपने तय किया हुआ था, ये जो या चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद में अचानक लगा कि अच्छा तृणमूल का तो जनाधार ही खिसक गया है, अब मुझे कहीं और का रास्ता लेना चाहिए? नहीं, आप शायद अपॉर्चुनिज्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वही जो आरोप लग जाता ना कि अवसरवादिता की राजनीति है। देखिए, अवसरवादिता की राजनीति का आरोप तो लगेगा, और डेमोक्रेसी में आप किसी की आवाज़ को नहीं रोक सकते। पर सच्चाई ये है कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट टाइमिंग्स। मेरी हिंदी ज़रा कमज़ोर है। बहुत अच्छी आपकी। सो पॉलिटिक्स इज अबाउट टाइमिंग्स एंड पॉलिटिक्स इज अबाउट गेजिंग द सिचुएशन। तो 26 में 2 मैंडेट्स आए, एक आसाम का आया, एक वेस्ट बंगाल का आया। मैं दोनों से जुड़ी हूँ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो नेतागण हैं सब बंगाल से हैं। मेरी राजनीति आसाम में है। तो बंगाल की जनता और आसाम की जनता ने मिलके जो निर्णय लिया, उसको देखते हुए मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी। इस बीच पार्टी से निकाले जाने के बावजूद विधायकों के समर्थन से नेता विपक्ष की कुर्सी हासिल करने वाले ऋतव्रत बैनर्जी ने आज एक नया दावा कर दिया। उन्होंने अब टीएमसी के 64 विधायकों के अपने खेमे में होने की बात कही है। अब अगर ये दावा सच है, तो फिर टीएमसी के 80 में से 80% विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग हैं वहां भी 2/3 से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मार्जन नहीं हो रहे। तो कौन किसका मार्जर? तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है, तो कौन जा रहा है? मार्जर का कोई सवाल ही नहीं है। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष ने टीएमसी के कांग्रेस में विलय से साफ इनकार कर दिया है। अब इस बयान से देखिए, ये तो साफ है कि बागी गुट अब ममता बनर्जी से पार्टी का मालिकाना हक भी छीन सकता है। ऐसे में विलय और पार्टी की मिल्कियत के नियम से वाकिफ होना भी यहां जरूरी है। दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर कोई राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलय करता है, तो इसके लिए कम से कम 2/3 विधायक सांसद की मंजूरी जरूरी हो जाती है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ दिक्कत यहां पर यह है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 में से 2/3 यानी कि 19 सांसद उनके खिलाफ चल रहे हैं। वो पहले ही स्पीकर से अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग कर चुके हैं। विधानसभा के नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी के मुताबिक टीएमसी के 80 में से 64 विधायक उनके साथ खड़े हैं, जो 2/3 से काफी ज्यादा है। अब राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद थे, 2 इस्तीफा दे चुके हैं, बचे 11 सांसद जो अब तक ममता बनर्जी के साथ हैं। लेकिन इनमें से कौन कब बदलती हवा के साथ बह जाए, ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। बड़ी बात इससे जुड़ी ये भी कि सदन के अंदर दल बदल या विलय का फैसला स्पीकर या सभापति के हाथ में होता है, जो सत्ताधारी दल से होते हैं। ऐसे में
अगर ममता बनर्जी ने कांग्रेस में टीएमसी के विलय का फैसला लिया तो उन्हें कोर्ट का रुख भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये रास्ता बेहद लंबा और पेचीदा भी हो सकता है। अगर बागी गुट नाम निशान के लिए चुनाव आयोग के पास चले गए तो शिवसेना और एनसीपी की तरह फैसला बागियों के हक में जा सकता है। और अब हम बात करने के लिए, इस खबर पर और डिटेल निकालने के लिए मेरे सहयोगी आशीष का रुख करते हैं। आशीष, क्योंकि अब तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं, सबसे बड़ा सवाल ये, क्या वाकई ममता दीदी जो हैं वो अपनी घर वापसी कांग्रेस पे करने जा रही हैं? नहीं, ये फैसला तो देखिए शरीन उनको करना है। देर शाम ये बताया गया कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बातचीत में कांग्रेस के साथ इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो मैं पहले अपने दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इन एज मेनी वर्ड्स मिसेस गांधी की तरफ से ममता बनर्जी को ये ऑफर किया गया था कि वो अपने पार्टी का विलय कर दें कांग्रेस पार्टी में। जिस तरह की विकट अभी उन पर जो संकट आया है, पार्टी एकदम ही डिसमेंटल्ड है। आप जानती है कितने सांसद उनको छोड़कर जा रहे हैं। 1:35 पर शिरीन हमने ये खबर ब्रेक करी थी। 7:30 के आसपास तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोर्सेज इंडिकेट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है और गठबंधन पर बातचीत हो रही है। देखिए अब ये फैसला ममता बनर्जी को करना है। अगर वो अपना फ्लॉक टुगेदर रख पाती हैं, उनको ये निर्णय करना है कि वो कांग्रेस के साथ विलय करती हैं कि नहीं करती हैं। ये कहना कि ममता बनर्जी से लेकर क्या फैसला लेती हैं, क्या उनका स्टैंड इस पर क्लियर होता है। आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा आशीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है आज के जनहित स्पेशल का। डील को गुड बाय, क्या ट्रंप ईरान से भय खाए? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो ईरान के साथ डील करने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि अभी 2 दिन पहले इजराइल को धमका रहे थे, कह रहे थे कि ईरान पर दोबारा हमले की जुर्रत मत करना, लेकिन अब ट्रंप ने खुद ही ईरान पर हमले का ऑर्डर दे दिया है। सीज फायर के बाद अमेरिका ने पहली बार ईरान पर सबसे बड़ा वार कर दिया। ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि डील करते करते ट्रंप अचानक ये युद्ध करने लग गए, बताएंगे आपको। लेकिन पहले अमेरिका और इजराइल के वार पलटवार की ये विस्फोटक वीडियो रिपोर्ट देख लीजिए। एक तरफ अमेरिकी जेट्स की गर्जना और ईरान पर बमबारी, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर विस्फोटों की गूंज, ईरानी मिसाइलों की बारिश। ये अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार की आग है, जिसने एक बार फिर जंग का धुआं उठा दिया है। 9 जून की रात अमेरिका के जेट्स ने ईरान की तरफ उड़ान भरी और फिर ईरान पर अमेरिकी मिसाइलों और बमों की बौछार शुरू हो गई। अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर केशम द्वीप, ईरान के मिसाइल और नेवल ठिकाने बंदर अब्बास, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिरिक और जस्ट द्वीप, ईरानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, सर्विस रडार और नेवल बेस। हॉर्मुज स्ट्रेट के इलाके में अमेरिका के निशाने पर ईरान के ठिकाने थे। सीज फायर के बाद यह अटैक ईरान पर सबसे बड़ा अटैक था। 4 एयर डिफेंस सिस्टम, 2 रडार, 3 मिसाइल लॉन्च साइट्स, 6 ड्रोन लॉन्चर्स, 4 मिसाइल लॉन्चर्स और 1 ईरानी कमांड सेंटर। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स ने ईरानी फौज के 20 टारगेट्स को तबाह करने का दावा किया। लेकिन इसके बाद बारी थी ईरान के पलटवार की। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर दाग दिया। IRGC की एयर स्पेस फोर्स ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन स्वार्म का मुंह अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ मोड़ दिया। पूरे खाड़ी क्षेत्र में आसमान रात के अंधेरे में ईरानी मिसाइलों की लहर से दहल उठा। मिडिल ईस्ट के 3 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल
आग बनकर बरस रही थी। ये वीडियो बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट सपोर्ट बेस की है, जहां ईरानी मिसाइल अटैक के बाद आग लग गई। ईरान ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी, जिसे अमेरिका ईरान पर हवाई हमलों के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान ने जॉर्डन के अजराक एयरबेस को भी निशाना बनाया, जहां अमेरिकी एयरफोर्स की F-35 फाइटर जेट्स का हैंगर तबाह होने की खबरें हैं। ईरानी फौज ने अमेरिका की एक MQ-9 ड्रोन को भी हवा में ही तबाह करने का दावा किया है और सबूत के तौर पर इसका वीडियो भी जारी किया है। यानी अमेरिका ने जितनी ताकत के साथ वार किए, उतनी ही ताकत से ईरान ने पलटवार किया, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा दिया है। باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم. جنگ قطعا به نفع کشور نی. اما اینجوری هم نی. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنن. पहला वार अमेरिका ने किया और ईरान के 20 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इसके बाद ईरान ने पलटवार किया और अमेरिका के 21 ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया। ऐसा करके ईरान ने यह मैसेज दिया कि वो किसी भी सूरत में अमेरिका से 21 है, 19 नहीं। लेकिन इस बार पलटवार से ऐसा लगा जैसे अब युद्ध की आग बेकाबू हो चुकी है। लेकिन फिर अमेरिका ने हमले रोकने का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दिन रात डील के बारे में सोचते सोचते अचानक ट्रंप ने ईरान पर हमले का ऑर्डर सुना दिया। इसकी वजह है अमेरिका का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसके क्रैश होने का गम झेल नहीं पाए ट्रंप। We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. जून को ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की नाकाबंदी और ईरान से डील पर अपडेट दे रहे थे। तभी हॉर्मुज स्ट्रेट से ट्रंप को अपडेट मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान तट के पास अमेरिका का फाइटर अपाचे हेलीकॉप्टर जो ईरानी नाकेबंदी में तैनात था, उसमें आग लग गई और वो समंदर में गिर गया। हालांकि दोनों पायलट्स को सुरक्षित बचा लिया गया। The pilots are fine, yeah. And nobody injured. We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine, yeah. फिर जैसे ही ट्रंप को यह रिपोर्ट मिली कि अमेरिका के $500 करोड़ वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को ईरान ने अपने $50,000 वाले शाहिद ड्रोन से मार गिराया, तो ईरान पर ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप डील वील सब भूल गए। गुस्से में सोशल मीडिया पोस्ट किया, ईरानियों ने हमारे एक बहुत ही एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। जिस पर तुरंत ईरान की तरफ से जवाब आया। ईरान ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर पर कोई अटैक नहीं किया है। अमेरिका के अपाचे पर हमले में ईरान का कोई हाथ नहीं है। ईरान ने वार्निंग भी दी कि अगर अपाचे पर अटैक को बहाना बनाकर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान भी पलटवार करेगा। وزیر امور خارجه درباره هر گونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و اعلام کرد دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم اما سخن گفتن به زبان‌های دیگر را نیز می‌دانیم. ईरान का दावा है कि उसने अपाचे पर अटैक नहीं किया। अभी तक खुद अमेरिका भी श्योर नहीं है कि उसके अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि ईरानी शाहिद ड्रोन ने अपाचे को हिट किया, लेकिन जानबूझकर या एक्सीडेंट ये अभी क्लियर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक
ये एक अटैक की जगह टक्कर भी हो सकती है। शुरुआती रिपोर्ट में मैकेनिकल फेल्योर भी संभावित वजह बताई गई है, लेकिन ट्रंप ने ईरान की सफाई और फाइनल जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। अपाचे हेलीकॉप्टर का बदला लेने के लिए ईरान के सैन्य अड्डों पर हमले का आदेश दे दिया। ये वही ट्रंप हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकी दे रहे थे कि अगर लेबनान पर इजरायली अटैक की वजह से डील फंस गई तो अंजाम बुरा होगा। ये वही ट्रंप हैं जो नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे थे कि अगर इजराइल ने सीज फायर नहीं माना तो इजराइल इस युद्ध में अकेला रह जाएगा। और फिर ट्रंप ने एक अपाचे हेलीकॉप्टर के तबाह होने पर खुद ईरान पर हमले का ऑर्डर दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर पर अटैक ईरान ने नहीं इजराइल ने करवाया हो, ताकि ट्रंप बौखला जाएं और युद्ध दोबारा शुरू हो जाए। इसका शक तो ईरान ने भी जता दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार हुआ, किसका फायदा हुआ? मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़केगी तो किसको खुशी होगी? जाहिर है इजराइल को। हो सकता है अपाचे पर अटैक इजरायली साजिश। इजराइल के पास ऐसा करने की वजह भी है, जो चाहता है कि सीज फायर टूटे और जंग शुरू हो जाए। नेतन्याहू ने खुद कहा था कि वो ईरान से युद्ध जारी रखना चाहते हैं। משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יראו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. अभी 8 जून को ही ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल हमलों का एक्सचेंज हुआ था। इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस और सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, जिसे ट्रंप ने रुकवाया था। अब शक जताया जा रहा है कि इजराइल ने प्रॉक्सी तरीके से अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया हो, ताकि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध शुरू हो जाए। ईरान के बयान से इजराइल पर गहराए शक को खुद अमेरिका ने गहरा दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर ओमान के तट पर क्रैश हुआ है, यानी अपाचे हॉर्मुज इलाके में नहीं उड़ रहा था। ईरान का दावा है कि जब अमेरिका का हेलीकॉप्टर हॉर्मुज में उसके इलाके में था ही नहीं, तो वो उस पर अटैक क्यों करेगा? ईरान में यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल के पास ऐसी तकनीक है जो ईरानी ड्रोन्स को ट्रैक या कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि अमेरिका ने भी माना है कि इस बात के सबूत नहीं है कि ईरान ने जानबूझकर अपाचे पर अटैक किया है। ईरान को शक है कि इजराइल ने ही जानबूझकर अपाचे पर अटैक की प्लानिंग की हो, और ये शक बेवजह नहीं है, क्योंकि जो इजराइल अमेरिका की जासूसी करवा सकता है, उस इजराइल के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।